Hello everyone, hope you guys are doing great and since this is your first day, ये आपका इंडक्शन लेक्चर हम आधे पौन घंटे का एक रखेंगे। उसमें हम CFA के बारे में पढ़ेंगे कि most of you must be knowing most of the things about CFA exams, but since it is my duty, आपकी आज पहली क्लास है तो आधा पौन घंटा तो मैं आपको ऐसा फील कर रहा हूँ कि आपको ऐसे तो आपको हमेशा ही अच्छा फील होगा, पर आधा पौन घंटा मैं आपको कैसे एग्जाम्स होती है, क्या उसका पैटर्न होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बाय द टाइम 6 हम ये पूरा इंडक्शन कंप्लीट कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एट अ टाइम आपके दो सब्जेक्ट चलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। टू बिगिन विथ हम एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद 5-7 दिन बाद हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बुकलेट्स आपको मिलेंगी यहाँ से, नोट्स, ठीक है। उन्हीं नोट्स को आप स्क्रीन पे देखोगे, कंप्लीट बुकलेट स्क्रीन पे रहेंगी, उससे ही हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज एंड वही आपके हाथ में भी रहेंगी। क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते जाएंगे। आज ही टेस्ट हुआ था एक स्टूडेंट्स का, वो उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने कुछ सिलेबस पढ़ लिया है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस होते जाएगा आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और, अभी तो मैं आपको इंडक्शन में बता ही दूंगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, सबका वेटेज क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। चलो, तो आर्यन, मानव, ऋषा, यू गाइस कैन स्पीक, यू गाइस कैन टाइप। आपका मैसेज बॉक्स भी मुझे ओपन है, दिख रहा है जो भी ऑनलाइन है। तो फील कंफर्टेबल, आप बिल्कुल जो भी आपके डाउट्स हैं आप बीच में पूछ सकते हैं एंड वो स्पीकर्स यहाँ लगे हैं तो वो एवरीबडी वुड बी एबल टू हेयर योर डाउट्स। तो जिस तरह ऑफलाइन बैठ के कोई डाउट्स पूछता है वो सबको मालूम पड़ता है कि क्या चल रहा है, वैसे ही आप भी पूछ सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टाइप, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह आपको, अभी तो खैर हम आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे आफ्टर इंडक्शन, तो अभी टू बिगिन विथ एकदम कैलकुलेटर, इकोनॉमिक्स में इतनी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स चालू करेंगे तो उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब CFA इंस्टीट्यूट अलाउज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैलकुलेटर, उसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर बोलते हैं। यू कैन सी दिस, इट इज़ नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर, इट इज़ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। और ये कितने का आया था तुम्हारे पास, है ये कैलकुलेटर? यशिका, 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 लेक्चर देख रही हो? ठीक है, ये कैलकुलेटर है। कितने का ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन लिया था, कितने का आया था? 3800, लगभग 4000 का आता है। ये प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स की तरह इसका प्राइस भी, फाइनेंशियल कैलकुलेटर का प्राइस भी कभी 4 हो जाता है, कभी 41। अमेजोन पे मिलता है। यहाँ पे एक शॉप है ऑफलाइन, मैं आपको बता दूंगा, वहां से जाकर आप ये कैलकुलेटर ले सकते हो। बाय द टाइम यू डू नॉट हैव दिस कैलकुलेटर, इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो डाउनलोड कर लेंगे तो हम उस कैलकुलेटर से यहाँ सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स में ही सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे, मेक श्योर कि जो खासकर ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले भी, मेक श्योर कि जब हम क्वेश्चन जो क्लास में हम कर रहे हैं वो क्लास में आप क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेटर पे करना है कैलकुलेटर पे करो, विदाउट कैलकुलेटर कोई है तो उसको करो, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चंस इन डाले ही इसलिए गए हैं नोट्स में, इनकॉर्पोरेट इसलिए किए गए हैं ताकि क्लास में ही प्रैक्टिस होती रहे। जो जो और जो नोट्स है स्पेसिफिकली 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 CFA का जो करिकुलम है उससे ही बनाए गए हैं। तो ये नोट्स आपको 1200-1300 पेज का स्टडी मटेरियल मिलेगा। यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स, ठीक है। नोट्स में ही क्वेश्चंस है, पूरा कंटेंट है, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वो आपको क्वेश्चंस बाद में मिलेंगे। अटेम्प्ट के पहले आपके रिवीजन क्लासेस होंगी 2 महीने पहले, उसमें वापस हम क्वेश्चंस करेंगे। और इंस्टीट्यूट जब आप रजिस्टर करा लेंगे CFA एग्जाम के लिए तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तकरीबन 2,500-3,000। तो 2,500-3,000 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, 2,500-3,000 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे देगा। तो ऐसा करके आपके पास 5-6 हज़ार MCQs हो जाएंगे। मेक श्योर कि यू सॉल्व दोज MCQs एटलीस्ट वंस, 2 बार सॉल्व कर लो, उसको रीसेट करके वापस टेस्ट वगैरह दे दोगे, स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ लो। बस आपको यही करना है, आपको रेगुलर क्लास में आना है। कभी नहीं आ पाए तो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। बट अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन करते हैं तो मेक श्योर, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो डू नॉट थिंक कि हम रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे बाद में, वो रिकॉर्डिंग्स पाइल अप होती जाती हैं। आप ऑफलाइन आए, आप ऑनलाइन आए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो इसलिए है कि कभी कोई इनकेस कोई ऐसा आ, मजबूरी हो जाती है कि हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए ऑफ वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ठीक है।
एंड वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए भी हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अभी वो बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देख रही है, उसकी कुछ क्लास मिस हुई थी, राखी के टाइम पे वो घर गई थी, या टेस्ट वगैरह जब होता है तो बच्चे वापस उस चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, तो दिस इज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, कि आप 2 बार 3 बार उसको देख पाए। ठीक है, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास तो ज़रूर अटेंड करें। ठीक, चलो। तो सी एफ ए लेवल 1 2024-25 की बात करते हैं, 24-25 साइकिल की हम बात करते हैं। हर साल सी एफ इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन यूएसए, यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है। आप एक ग्लोबल कोर्स करने जा रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर अ ग्लोबल कोर्स, वन। सेकेंड, इट्स अ गोल्ड डस्ट कोर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अगर फाइनेंस में कैरियर बनाना है तो सी एफ ए इज मस्ट। ऑल दोज गाइज हु ऑल दोज गाइज हु डू एमबीए फाइनेंस, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करते हैं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें तो टैक्स में भी जा सकते हैं, लॉ में भी जा सकते हैं, अकाउंट्स में भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग में भी और फाइनेंस में भी जा सकते हैं, बट उनको फाइनेंस में अगर जाना होता है तो दे कंबाइन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद सीएफए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो इट्स अ गोल्ड डस्ट, मतलब इससे जितना डिटेल्ड कंटेंट सीएफए इंस्टीट्यूट आपको डिलीवर करता है उतना डिटेल्ड कंटेंट कोई डिलीवर नहीं करेगा, राइट। तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस आपको कुछ पढ़ने के लिए रह जाएगा। मैं मतलब बिकॉज आई हैव बिन टीचिंग फॉर पास्ट 15 ईयर्स, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, एंड मैंने सी एफ ए कम्प्लीट किया, तो मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई भी असाइनमेंट मिलता है पढ़ाने का फाइनेंस से रिलेटेड, तो मैं उसको मना नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि आप ठीक है, आपने बोला कि सर ये कोई इंटरनेशनल बोर्ड है, उसका कोई फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, बोलता हूँ आप कंटेंट करिकुलम भेज दो, बिकॉज वंस यू हैव स्टडीड द करिकुलम ऑफ सी एफ ए, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग मच इज लेफ्ट, उससे ही मिलता जुलता आपको कोई दूसरे कोर्स का भी कंटेंट मिलेगा, राइट। चलो। सबसे पहले हम बात करते हैं, टू बिगिन विथ एग्जाम कैलेंडर की बात करते हैं। हर साल सी एफ इंस्टीट्यूट का करता है, अपने सिलेबस को रिवाइज करता है। 2023 से जब 2024 में आया तो उसने ड्रेस्टिकली अपने सिलेबस को रिवाइज किया। अच्छी बात यह है कि 2025 में जब हम जाएंगे, कि हम सब 2025 में एग्जाम देंगे, 2024 में तो नहीं देंगे, तो देर इज नो चेंज इन सिलेबस। ठीक है, फॉर 2025 एथिक्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो आपको तो सारा अपडेटेड सिलेबस ही मिलेगा। ठीक है, तो आप में से कोई मई अटेम्प्ट हो सकता है दे, कोई हो सकता है अगस्त अटेम्प्ट दे, या हो सकता है कोई नवंबर अटेम्प्ट दे 2025 में, बट सबका सिलेबस सेम होगा क्योंकि वो ईयर वाइज उनका सिलेबस चलता है। तो व्हाट वी आर विल बी स्टडिंग, हम 2025 के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। एग्जाम, अगर ये जो इंडक्शन लेक्चर है, इट इज स्पेसिफिकली बेस्ड फॉर सी एफ ए लेवल 1। तो लेवल 1 का जो एग्जाम कैलेंडर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब 4 बार साल में एग्जाम होती है, फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ये 2024 की साइकिल के हिसाब से, यही 2025 की साइकिल के हिसाब से भी। ठीक है, 4 बार एग्जाम होती है, और आप इनमें से कोई सा भी मई अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप फेब भी दे सकते हैं। फेब तक अपना ये जो क्लास है ये तो चलेगी, फेब से मुझे नहीं लगता कोई फेब वाला है। ठीक है, सब या तो मई या अगस्त वाले, ठीक है, या नवंबर वाले। तो 4 बार एग्जाम होती है, यू हैव टू चूज विच अटेम्प्ट यू यू वांट टू अपीयर फॉर। ठीक है, अगर हम 10 ईयर पासिंग एवरेज देखें सी एफ ए लेवल 1 एग्जाम का, तो वो 41% है। मतलब 100 स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देने बैठते हैं ऑन एन एवरेज, तो 41 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, एंड अनफॉर्चुनेटली 59 स्टूडेंट्स फेल द एग्जाम। इसको देख के बताओ, एग्जाम टफ है कि इजी है? मॉडरेट है, क्योंकि 41% तो बहुत बड़ा स्कोर है ना सर, है ना। 41% हम यहाँ बात करते हैं सी एस की, तो उसमें तो 10-10% रिजल्ट आता है। 41% इज अ वे बेटर स्कोर। बट अब उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सी एफ ए अलग अलग बैकग्राउंड के लोग देते हैं। अगर कोई सी एस करने जाता है तो वो एक ही बैकग्राउंड का है, 12th अभी पास किया है, अच्छे फर्स्ट ईयर किया है, सेकंड ईयर किया है, और वो उसने अपने सी ए जर्नी स्टार्ट की है। बट सी एफ ए में द कैंडिडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लोबल कोर्स, ये जो 41% ये ग्लोबल स्कोर, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है। यू डोंट नो कि ये 41% जो पास हुए उसमें यूएस के कितने हैं, यूरोप के कितने हैं, सिंगापुर के कितने हैं, एशियन कितने हैं, अफ्रीकन कितने हैं, अमेरिकन कितने हैं, यूरोपियन कितने हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, एक। सेकंड, इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के, अभी अगस्त में मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दी, ही इज़ 42 ईयर्स ऑफ एज, मेरी एज 40 है, वो 42 का था, एंड ही वॉज ऑलरेडी अ फाइनेंशियल एडवाइजर।
वो फाइनेंशियल एडवाइजर के रोल पे था, 42 ईयर्स का था, क्योंकि उसको अपग्रेड करना था और बेहतर करना था, तो उसके लिए उसको लगा कि सीएफए इज अ मस्ट। तो उसने वो सीएफए किया। अब द कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, अगर वो पढ़ रहा है तो उसके तो पास होने के चांसेस बेहतर हैं। तो मेनी ऑफ सच कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्जाम, उसके कारण ये रिजल्ट जो है थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, राइट। अगर हम केवल एक नॉर्मल जो विदाउट फाइनेंस बैकग्राउंड से जॉब नहीं करा उसके निकालें तो वो परसेंटेज कम आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट डेटा। ये डेटा तो वही है जो हमको इंस्टीट्यूट रिलीज करके देता है, ये ग्लोबल डेटा है। अब आपको क्या पता अमेरिका में जो एग्जाम दे रहा है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वो किसी कॉलेज से एमबीए फाइनेंस है, वो ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में काम कर रहा है, और अपग्रेड करने के लिए सीएफए, क्योंकि करस्पॉन्डेंस कोर्स। तो पीपल, एक वन ऑफ माई स्टूडेंट हुई इज इन लेवल 2, दुबई बेस्ड। लेवल 2 का स्टूडेंट है, दुबई में है। 47 की एज में उसने लेवल 1 क्लियर किया, 48 की एज में वो लेवल 2 पढ़ रहा है, ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा है। उसको वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, स्विच करना है, तो वो सीएफए कर रहा है। एट द एज ऑफ 47 48 ही इज बीन डूइंग सीएफए। तो उसके कारण जो परसेंटेज होता है, तो यू कैन नॉट जज कि एग्जाम मॉडरेट है कि टफ है। ठीक है। और इतने वेरिड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आने के बाद भी 41% पास होते हैं, 59% में फेल होते हैं, राइट। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं किसी को भी रोजी पिक्चर पेंट नहीं करता, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप तो आ जाओ, मैं पास हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट दिस, डिफिकल्ट नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट दिस डेजिग्नेशन सीएफए। और एंड आई फील नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इट इज़ डिफिकल्ट। मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आसानी से हो जाता तो उसकी वैल्यू नहीं होती। मैंने सीएफए के साथ एमकॉम भी किया है, एमकॉम आसानी से हो गया, मैं अपने नाम के आगे लगाता ही नहीं हूँ एमकॉम, बिकॉज आई डोंट फील प्राउड दैट आई हैव क्लियर्ड मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम डीएवीपी। मेरे को प्राउड, आपको भी सुन के प्राउड फील नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं होता बताने में कि मैंने एमकॉम किया है, बट मैंने सीएफए किया है बताने में मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि वो करना डिफिकल्ट था। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा, करनी है आपको। ठीक है। सीएफए लेवल 1 का क्यूरिकुलम और वेटेज की बात करते हैं। देर आर 10 सब्जेक्ट्स। लेवल 1 में देर आर 10 सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। हर सब्जेक्ट का एक अलग वेटेज होता है। एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैज अ वेटेज ऑफ 15 to 20%। क्वांटिटेटिव मेथड्स हैज अ वेटेज ऑफ 6 to 9%। इकोनॉमिक्स हैज अ वेटेज ऑफ 6 to 9%। आज हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इट हैज अ वेटेज ऑफ 6 to 9%। एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट हैज अ वेटेज ऑफ 11 to 14%। यू ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, सब कॉमर्स, हाँ। 11 12 में पीसीएम था, और तुम्हारा? तो तुम दोस्त कैसे हो फिर? अच्छा, अलग अलग स्कूल से हो तुम? ओके। ओके, ठीक है। तो अच्छा, तो तुम्हारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो एफएसए के पहले तुमको कुछ ये मान के चलो कि तुमको एक आधी महीना थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एफएसए। थोड़ा बेसिक अकाउंट्स का पढ़ना पड़ेगा, वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, व्हेन विल स्टार्ट विद एफएसए। अच्छा। अच्छा, ग्रेजुएशन में तो अकाउंट्स पढ़ी था ना, हाँ हाँ। तो बाय द टाइम हम एफएसए तक पहुंचेंगे तो ठीक है, देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें एफएसए में तो देखते हैं, अभी तो हम पढ़ना चालू करेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 11 to 14%। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 11 to 14%। फिक्स्ड इनकम 11 to 14%। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग 8 to 12%। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 7 to 10%। कॉर्पोरेट इशूअर 6 to 9%। डेरिवेटिव 5 to 8%। मैं सबके चैप्टर्स भी बता दूंगा किसमें कितने चैप्टर्स हैं। क्वांट में यू हैव 11 चैप्टर्स। इकोनॉमिक्स में यू हैव 8 चैप्टर्स। एफएसएम में यू हैव 12 चैप्टर्स। इक्विटी में यू हैव 8 चैप्टर्स। फिक्स्ड इनकम में यू हैव वोपिंग 19 चैप्टर्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग में यू हैव 6 चैप्टर्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में यू हैव 6 चैप्टर्स। कॉर्पोरेट इशूअर्स में यू हैव 8 चैप्टर्स। एंड डेरिवेटिव्स में यू हैव 10 चैप्टर्स। और इसमें आपके वैसे तो 5 चैप्टर है, बट 4 ही चैप्टर हमको पढ़ना है, क्योंकि एक जो चैप्टर पूरे उसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो 4 चैप्टर का टोटल लगाओगे तो 100 प्लस होता है। 102 103 चैप्टर्स ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक। अगले 7
महीने तो एटलीस्ट 7 महीने हम ये पढ़ेंगे, तो अभी सितंबर से काउंट करें तो मार्च एंड तक हमारा सिलेबस होगा। ठीक, 100+ चैप्टर्स हैं। एट अ टाइम हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे 2 सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर दूसरे 2 सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर दूसरे 2 सब्जेक्ट पे जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो। अब ये जो वेटेज है, इज दिस क्लियर? एम आई साउंडिंग क्लियर? आर्यन, मानव, ऋषा? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये आपका पूरा वेटेज। अब ये किस पे कैलकुलेट होता है? ये जो 15 to 20% लिखा है, 15 to 20% ऑफ व्हाट? 15 to 20% ऑफ व्हाट? 15 to 20% होता है ये किसका? आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो 180 MCQs आते हैं उसमें। 180 MCQ, लेवल 1 की हम केवल बात करें तो लेवल 1 इज कम्प्लीटली MCQ बेस्ड। तो 180 का 15% निकालोगे तो 15% ऑफ 180 इज 27। अगर हम एथिक्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एथिक्स, तो इसका 15% अगर निकालोगे तो 27 होता है, और 20% निकालोगे तो 36 होता है। तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट 27 क्वेश्चंस एंड एट मैक्स 36 क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के 27 से 36 के बीच में कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, 27 से कम नहीं आएंगे, 36 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। सिमिलरली क्वांट का 6 to 9% है, तो 180 का निकाल लो 6 to 9%। एक रेंज दे देते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इसके बीच में वो वेरी करेगा। ठीक, राइट। तो ऐसे करके सबका 100% में ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसी का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है कभी, तो किसी का थोड़ा कम हो जाता है। एथिक्स का 20% हो गया तो किसी का फिर 6% ही रह जाएगा। ठीक, इसके बीच में वेरी करता रहता है। आगे एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम आपकी एक ही दिन में 10 सब्जेक्ट की एग्जाम हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि देर आर 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 consists of 90 क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चंस क्योंकि टोटल होता है, सेशन 1 में 90 क्वेश्चंस आएंगे। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। गुड न्यूज फॉर यू, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बट बैड न्यूज इज दैट इसमें तुक्के मत मारना, कि पता नहीं क्यों तुक्के मारते हैं तो सही होते ही नहीं है। अच्छा, उसमें MCQ भी तीन तीन ऑप्शंस आते हैं, 4 नहीं आते। मतलब मैथ्स तुमने पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी अगर तुक्के की लगाए तो ज़्यादा ही है, थोड़ा 33% है, बट फिर भी वो गलत ही होता है। 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको, 135 मिनट्स टू सॉल्व द 90 क्वेश्चंस, तो 1 घंटे सॉल्व करने में आपको 1.5 मिनट मिलेगा। इट्स बीन सीन, ऐसा देखा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन दोनों आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1.5 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे, कुछ फिर थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। टाइम इज़ नॉट एन इशू। अभी से ये दिमाग में बिठा के चलो, जब आप एग्जाम देने, अच्छा यहाँ टेस्ट भी होता है तो ऐसा ही होता है, 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं टेस्ट देने के। 45 मिनट्स में वो लिंक ओपन होती है और क्लोज हो जाती है। सो दैट आप अभी से प्रिपेयर होते जाओ कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, मिक्सचर ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, उसमें आपको 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउएवर, टाइमिंग इज नॉट एन इशू। किसी स्टूडेंट ने आज तक ऐसी कंप्लेंट नहीं की है कि उसको बहुत टाइम लग गया, उसका कुछ पेपर छूट गया। तो यू गेट सफिशिएंट टाइम सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो सफिशिएंट इन द सेंस यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, बट हाँ आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, 15 एक मिनट पहले पेपर हो जाता है, 2 घंटे में पेपर हो जाता है। ठीक है। अब जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन में जो 90 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें दीज 90 क्वेश्चंस कवर दीज 5 सब्जेक्ट्स। एथिक्स आ जाता है उसमें, FSA आ जाता है उसमें, क्वांट आ जाता है उसमें, इको आ जाता है उसमें, कॉर्पोरेट इशूअर आ जाता है। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं जो फर्स्ट सेशन में आते हैं। देन देर इज अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। ब्रेक ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीन बेस्ड एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, स्क्रीन पे आपके सामने पेपर आ जाएगा, एक एक करके क्वेश्चन आते जाएंगे। आप अभी कोई क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, अभी नहीं आता है, बाद में आप उसको रिविजिट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। 90 क्वेश्चंस आपने दे दिए, आपको पेपर वहाँ सबमिट कर देना है। वहाँ पे साइड में लिखा हुआ आएगा, क्लिक कर देना है सबमिट। पेपर सबमिट कर दिया आपने, सारे क्वेश्चंस को चेक कर लिया, सारे आंसर्स आपने क्लिक कर दिए। ठीक है, पेपर सबमिट आपने कर दिया। आप इन्विजिलेटर को बोल सकते हो कि अभी मेरा दूसरा पेपर स्टार्ट कर दो, आई डोंट वांट ब्रेक। तो आपका दूसरा पेपर स्टार्ट करें। 9 बजे आपको, 9 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपको वो दिया जाता है।
कभी आप 8:30 बजे पहुंच जाओगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि 8:30 बजे ही आपका पेपर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आप स्क्रीन पे बैठ गए, आप आ गए, आपने अपना लॉगिन आईडी डाल दिया, पासपोर्ट वगैरह चेक करा दी, वो आपकी एग्जाम 10-15 मिनट पहले भी, पहले पहुंच जाओ, लेट मत करो, तो आपकी एग्जाम पहले भी स्टार्ट करा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि यू टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स और नॉट। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड टेक दिस ब्रेक, क्योंकि वो 2 घंटे आप 90 क्वेश्चंस करते हो, उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो थोड़ा मेंटल फटीग हो जाता है। तो आधे घंटे जाओ रिलैक्स, अच्छा आधे घंटे बाहर जाके पढ़ने मत लग जाना, ठीक है। और इसमें जो पढ़ाई की जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि एग्जाम के एक दिन पहले, जनरली हम बीकॉम और 12 के एग्जाम देते हैं, तो एक दिन पहले 2 दिन पहले हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक दिन पहले तो पढ़ो ही मत। कल पेपर है तो यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग टुडे, ठीक है। धीरे धीरे अपने पढ़ाई कम कर दो, बिकॉज यू हैव टू हैव अ कूल हेड। ये जो एग्जाम है ये दो चीज़ें टेस्ट करती है, ये आपका नॉलेज भी टेस्ट करती है, आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। और ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस भी आपको सिमिलर लिखेंगे, ठीक है। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर लेवल 2 एग्जाम, तो लेवल 2 एग्जाम में डेरिवेटिव्स वाज अ टफ सब्जेक्ट। डेरिवेटिव थोड़ा टफ होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड ऑल दैट। तो डेरिवेटिव्स का पेपर दे रहा था लेवल 2 में मैं। तो एक क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, मैंने उसको सॉल्व किया, और स्क्रीन पे कैलकुलेटर में आंसर आ गया, देखा ऑप्शन में था वो आंसर, आई वाज हैप्पी कि चलो आंसर आ गया। फिर बैक ऑफ द माइंड आया कि यार इसमें ये वाला मेथड थोड़ी लगा, इसमें तो अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, तो मैंने अलग तरीके से कैलकुलेट किया। तो अलग तरीके से कैलकुलेट किया तो वो जो स्क्रीन पे आंसर आया वो भी ऑप्शन में था, ठीक। तो इंस्टीट्यूट नोज कि स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक कर सकता है। तो आप यहाँ पे भी हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सर मैंने तो ये किया इस मेथड से तो भी आ गया, उस मेथड से किया तो भी आ गया, राइट। वो बहुत मेहनत करते हैं पेपर सेट करने में, और वो बहुत मेहनत करते हैं पेपर चेक करने में। आप देखो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा डेवलप कर दे कि पेपर सबमिट करें हाथों हाथ रिजल्ट आ जाए, बट दे डोंट डू दिस। वो क्या करते हैं, वो 1.5 महीना लगाते हैं आपका रिजल्ट एवेल्युएट करने में। 45 to 50 डेज में रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि 1.5 महीने तक एवेल्युएट करते हैं हर एग्जाम में। एग्जाम के क्वेश्चंस कितने टफ है, वो टफनेस लेवल को देख के एक एमपीएस डिसाइड होता है, मिनिमम पासिंग स्कोर। फिर वो आपका स्कोर देखते हैं, क्या आपका स्कोर एमपीएस से ज़्यादा है। अगर है तो आपने एग्ज़ाम पास किया, नहीं है तो एग्ज़ाम आप पास नहीं किए। तो एमपीएस हर एग्ज़ाम में चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम, राइट। ठीक है। तो सर कितना स्कोर करना चाहिए टू क्लियर द एग्जाम? 70%, मेक अ टारगेट ऑफ 70%। जितने भी यहाँ टेस्ट दो, जितने भी मॉक टेस्ट दो, आपको 70% एटलीस्ट स्कोर करना है। वंस यू हैव स्कोर 70%, बी रेस्ट एश्योर्ड, फिर आप पास हो जाओगे। नो स्टूडेंट हैज़ एवर फेल्ड जिसने 70% स्कोर किया। एग्जैक्ट उसका स्कोर मालूम तो नहीं पड़ता, बट 70% इज इनफ। इससे ज़्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इससे ज़्यादा एमपीएस कभी सेट नहीं होता, ठीक है। ऑप्शनल ब्रेक लेने के बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा आपका। सेशन 2 अगेन 2 hours 15 minutes, 90 questions, there is no negative marking in the remaining 5 subjects, ठीक है। और ये उनके वही वेटेज जो हमने पहले पढ़े थे, क्लियर, ठीक है। तो 4.5 घंटे और आधे घंटे का ब्रेक, 5 घंटे में, सवा दो 5 घंटे में आपकी एग्जाम ओवर हो जाएगी। 9 o'clock यू विल स्टार्ट, और 2-2:30 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, ठीक। चलो, उसके बाद ये जो है, दिस डज नॉट रिलेट टू योर एग्जाम। 2024 की साइकिल से ही इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड अ न्यू थिंग। इंस्टीट्यूट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इंट्रोड्यूस किया, पीएसएम, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल। व्हाट यू स्टडी इन क्लासरूम, वो सब थेरेटिकल है, आप जो पढ़ते हो, प्रैक्टिकली वो काम भी आता है, बट प्रैक्टिकली वो कैसे काम आता है, तो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स इंस्टीट्यूट आपके अंदर इम्बाइब करना चाहता है। और वो प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ पीएसएम डेवलप किए हैं, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल, जो आपको कंपल्सरीली करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल में कुछ 15-20 घंटे के, 15-17 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वो जब आप रजिस्टर करा लोगे उसके बाद इंस्टीट्यूट के, और वो आपको देखने हैं, और आपको उसको कंप्लीट करना है बस, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज वो देंगे, राइट। तो फॉर लेवल 1 स्टूडेंट्स 2 टॉपिक पे पीएसएम अवेलेबल है। एक है, इसमें टॉपिक नीचे लिखा हुआ है क्या, हाँ,
फॉर लेवल वन कैंडिडेट्स दो टॉपिक पे पीएसएम अवेलेबल है, एक है फाइनेंशियल मॉडलिंग पे और दूसरा है पाइथन पे। हाउ पाइथन कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंशियल मॉडलिंग तो इज अ रिक्वायर्ड स्किल, आपको चाहिए। आप सीएफए क्लियर भी कर दोगे, इंडस्ट्री में जाओगे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि सारे मॉडल्स एक्सेल पे बनते हैं, स्प्रेडशीट पे बनते हैं। ठीक है, तो उसकी ये ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग नहीं होती है, बट ये करना कंपलसरी है। थोड़ा बहुत आपका इससे नॉलेज एनहांस हो जाएगा। अब ये कब करना है? ये आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, बट रिजल्ट के पहले कर देना, नहीं तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है कि अभी एग्जाम की तैयारी करो, और एग्जाम देने के बाद 1.5 महीने का जो गैप आएगा तब ये कर देना पीएसएफ। ठीक है, 1.5 महीने इज मोर देन इनफ। कोई सा भी एक आपको करना है एटलीस्ट। आप दोनों चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, तो इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं है, और करना कंपलसरी है, तो दोनों ही देख लो। वीडियो ही तो देखना है 15-17 घंटे के, वो देख लो। ठीक है, तो पीएसएम आपको करना है कोई सा भी एक, आप दोनों भी कर सकते। प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल बिफोर 10 से 15 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, 10 to 15 आवर्स इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। ठीक है, पीएसएम मस्ट बी completed बिफोर रिजल्ट्स आर रिलीज्ड। रिजल्ट के पहले कर देना, एग्जाम के पहले करना जरूरी नहीं है, बट रिजल्ट के पहले जरूर कर देना। ठीक है, क्लियर? ठीक। नाउ सीएफए चार्टर। व्हाट इज सीएफए चार्टर? तीनों लेवल क्लियर करने के बाद, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीएफए एग्जाम, आपको पता ही होगा कि 3 लेवल क्लियर करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट यूज द वर्ड सीएफए आफ्टर योर नेम। सीएफए डेजिग्नेशन आपको नहीं मिलेगा, वो तब आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे, जब आपको सीएफए चार्टर मिलेगा। अब सीएफए चार्टर के लिए यू बिकम अ चार्टर होल्डर फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट यूएस से। उस चार्टर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू हैव अ वर्क एक्स ऑफ 3600 आवर्स, 4000 आवर्स, जो कि 3 साल के बराबर होता है। तो सीएफए तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद 3 साल के वर्क एक्स के बाद आप सीएफए चार्टर लगा पाओगे। अब ये जो वर्क एक्स है, वर्क एक्स जरूरी नहीं है कि सीएफए तीनों लेवल के बाद का ही काउंट हो। आपने सीएफए स्टार्ट करने से पहले, टुडे यू आर स्टार्टिंग योर सीएफए जर्नी, इसके पहले भी अगर आपने कुछ काम किया है तो वो भी काउंट हो जाएगा। ड्यूरिंग द सीएफए जर्नी आप कुछ काम कर रहे हो तो वो भी काउंट हो जाएगा। आफ्टर सीएफए आप कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, राइट? तो 3 साल का आपको वर्क एक्स चाहिए, और उसके बाद आपको सीएफए चार्टर मिलेगा। बट सर अगर हमने कुछ नहीं किया, हम 12th पास आउट ही हैं और अभी हम सीएफए कर रहे हैं और 3 साल बाद हम जॉब में जाएंगे, तो फिर सीएफए चार्टर तो मिलेगा नहीं, बट जॉब मिलेगा, डोंट वरी। सीएफए चार्टर नहीं मिलेगा, आप लेवल 3 क्लियर्ड कहलाओगे कैंडिडेट, सीएफए नहीं कहलाओगे। 3 साल का वर्क एक्स कर लोगे, फिर अप्लाई करोगे सीएफए इंस्टीट्यूट को कि आई हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ वर्क एक्स, और अब मुझे वो चार्टर चाहिए, तो इंस्टीट्यूट विल डिलीवर यू दैट चार्टर। अगर वो जॉब जॉब कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट के जो भी जॉब की एलिजिबिलिटी है उस पे में उसके लिए एलिजिबल है, तो जो भी उसका रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट की। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब होती है, या कोई भी जॉब है जिसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, तो या टीचिंग है, टीचिंग भी मैं सीएफए कैसे लगा सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बट आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ पढ़ाते हो टॉपिक्स, तो भी वो भी कंसिडर करता है सीएफए इंस्टीट्यूट। तो मेरा वही एक्सपीरियंस उसने कंसिडर किया, सो दैट तभी मैं अपने नाम के आगे सीएफए लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, ये आपको लेना पड़ेगा, तब आपको ये सीएफए चार्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए, लास्ट इज रोड टू सक्सेस। देखो, देर आर 2 different ways टू कंप्लीट योर सीएफए जर्नी। एक तो ऐसा है कि आप लेवल 1 सीएफए का कंप्लीट करो, लेवल 1 के बाद ही जॉब्स अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू हैव डन सीएफए लेवल 1, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग रिपोर्ट राइटिंग आती है साथ में, और सीएफए लेवल 1 आपने क्लियर किया है, तो आपको जॉब्स मिलते हैं। पैकेज बहुत हैंडसम नहीं मिलते, क्योंकि अभी सीएफए कंप्लीट ही नहीं हुआ, सिर्फ लेवल 1 क्लियर किया है। आप यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4.5 लाख, 4.5 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। बट इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ये पैकेज लेते हो, ये जॉब ग्रैब करते हो, जॉब के साथ साथ आप लेवल 2 की तैयारी करते हो, यू प्रिपेयर फॉर लेवल 2। ठीक है,
अब आप जब तक बाय द टाइम यू कंप्लीट लेवल 2, आपको कुछ महीने का एक्सपीरियंस हो जाए जॉब के साथ साथ, लेवल 2 करोगे तो ऑब्वियसली आपको केवल वीकेंड्स मिलेगा पढ़ने के लिए। तो जनरली जो जॉब के साथ साथ लेवल 2 करते हैं उनको 1 साल तो लग जाता है लेवल 2 प्रिपेयर करने में। बाय द टाइम दे क्लियर लेवल 2 एग्जाम, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। जब स्विच करोगे लेवल 2 करने के बाद विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपका जो पैकेज है वो एकदम से आराम से, यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज ऑफ 7 to 8 लाख। आप आराम से इतने का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग लेवल 2 विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और फिर लेवल 3 के लिए प्रिपेयर करो, वही 1 साल और लोगे आप। हाँ, लेवल 3 के लिए प्रिपेयर करो आप, 1 साल और लोगे। तो लेवल 3 के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा? 2 साल। ठीक है, ये जो 2 साल का पीरियड होगा ये थोड़ा टफ होगा क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना। बट उसके बाद जब आप थर्ड लेवल क्लियर कर दोगे, ऑलरेडी यू विल कंप्लीट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और फिर 6-8 महीने और काम करोगे तो आपको चार्टर मिल जाएगा। और आपका जो पैकेज है, जो एवरेज पैकेज सीएफए का बोला जाता है, 12 से 15 लाख है। तो 12 से 15 लाख पैकेज ऐसे ही मिलता है जब जो सीएफए के साथ साथ जॉब चालू करता है। अब आप लेवल 3 के बाद आप 12 से 15 लाख के पैकेज पे पहुंच सकते हैं एज अ फ्रेशर। दूसरा, ये तो एक तरीका है। अब इफ यू डोंट वांट टू गो टू जॉब मार्केट, एंटर इनटू द जॉब मार्केट राइट आफ्टर लेवल 1, सर हमको तो लेवल 1 के बाद अभी जॉब में नहीं जाना, हम तो आराम से जाएंगे तीनों लेवल क्लियर करने के बाद, तो उसका पाथ अलग है। फिर जॉब में मत जाओ, तीनों ग्रेजुएशन के साथ लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 प्रिपेयर करो। और तीनों लेवल करने के बाद फिर जॉब, फिर एज अ फ्रेशर आप 8 लाख के आसपास का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपने तीनों लेवल की एग्जाम क्लियर की है। यू डोंट हैव चार्टर विथ यू एंड यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो आप फ्रेशर ही हो, तो आप 8-9 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कंप्लीटिंग योर सीएफए जर्नी। ठीक, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू प्रोग्राम? राइट, ठीक है। अब वो इंडिया का तो डेटा ही नहीं है ना अपने पास। वो तो डेटा, ये जो 41। आ जाओ आ जाओ। देखो अब ये तो डिपेंड करता है कि वो 40% पासिंग स्कोर है। अब मैं उसका जवाब कैसे दूं कि कितने लोग कर लेते हैं। देखो लेवल 3 तो अभी हम पढ़ाते ही नहीं है, लेवल 2 तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें वो फर्स्ट बैच ही है लेवल 2 की। ठीक है, और लेवल 1 की जो बैच चल रही है उसमें अभी जो है वो, दिस इज माय सेकंड और थर्ड बैच ओनली। तो अभी कुछ बच्चों ने अगस्त में एग्जाम दी है, एक अटेम्प्ट में 3-3 4-4 बच्चे ही आते हैं क्योंकि हर बार अटेम्प्ट होता है। तो आप ये मान के चलो 60% स्टूडेंट हैव क्लियर। अब उसमें भी अब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। अब एक स्टूडेंट ने फीस भरी और वो उसने 25% क्लासेस भी अटेंड नहीं की, अब वो ऐसे कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं। तो यू नेवर नो। अब क्या होता है कि जब आप इस तरह की एग्जाम देते हो, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई सी भी ऐसी एग्जाम हो, करस्पॉन्डेंस एग्जाम, तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। 7 महीने की जर्नी है। ठीक है, तो 7-10 सब्जेक्ट हैं, 100+ चैप्टर्स हैं। अब वो आपको 7 महीने तक रेगुलर आना पड़ेगा, सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको जो नोट्स मिलेंगे, नोट्स में मैंने एक कोट लिखा है। ठीक है, सक्सेस कम्स टू दोज हु आर ट्रूली हंग्री फॉर इट। तो वो हंगर कितनों में है? अब दोज हु आर नॉट हंग्री, तो फिर वो शुरू में लगता है वी स्टार्ट विद एंथुजियाज्म कि हाँ हमको करना है। बट इफ यू हैव द हंगर, तो वो आप आखिरी तक फिर क्या करोगे, यू विल स्टे पुट टिल लास्ट। अब वो, और हम अभी तो हम लेवल 1 पे, हम लेवल 3 की बात करें। लेवल 2 में जाओगे तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट, लेवल 3 में जाओगे तो थिंग्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट। ऐसा है। तो लेवल 3 तक कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो जाएंगे, तो वो तो मैथमेटिकली सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 में से 40% लेवल 1 का आता है, तो 100 में से 40 पास हुआ, जो 40 लेवल 2 में जाएंगे उसमें केवल 30%, 35% ही पास होता है। 40 का 35% निकालो, तो जो लेवल 3 में आते हैं उसमें 30% होता है, तो उसका 30% निकालो तो 10 बचते हैं। तो 100 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 ऐसे होते हैं जो पास करते हैं। और वो सेकंड और थर्ड, कितने सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, कितना थर्ड दे रहे हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं। वन ऑफ माई एक्वेंटेंस, एक पहचान का है मेरा, मुंबई में रहता है, लेवल 2 क्लियर है।
18-20 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, लेवल 3 दे ही नहीं रहा है, एक दो बार दिया नहीं हुआ, बोले यार नहीं दूंगा, अब नहीं होता पढ़ाई करने का मन, तो उसने लेवल 3 दिया ही नहीं, वो कर देगा ही नहीं लेवल 3। 2 बार उसने दिया नहीं हुआ, ऑलरेडी सेट है, बोले ठीक है इसमें जॉब चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है। चलो, तो ये हमारा CFA का। और कुछ डाउट किसी में? हाउ डू वी स्टडी, हम कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे, नहीं? ठीक है। हाँ, देखो अगर तुम एंट्री लेवल की जॉब की बात करोगे तो एंट्री लेवल में तो तुम रिसर्च एसोसिएट की फील्ड पे जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप IR की फील्ड में जा सकते हो। तुम एकदम से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फंड मैनेजमेंट, वो तो वो टॉप नॉच होती है। रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, इन फील्ड्स में तुम, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन फील्ड्स में जा सकते हो। ये पोजीशंस ओपन होती हैं। अब यहाँ तुम म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हायर कर सकती हैं, KPOs भी कर सकती हैं, रिसर्च फर्म्स भी कर सकती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कंपनीज हैं वो सारी हायर करेंगी, बट वो एंट्री लेवल की ही जॉब मिलेगी स्टार्टिंग में। और वर्क एक्स लेते जाओगे तो फिर तुम और अपग्रेड कर सकते हो, अप स्किल जा सकते हो। ठीक है। हाँ, कोई फायदा नहीं है। NISM कोर्सेज क्या है? CFA कर लोगे तो NISM कोर्सेज को, मैंने NISM का भी एक कोर्स किया है, रिसर्च एनालिस्ट। कुछ नहीं पढ़ा था, जाके देख पेपर देखे आ गया, 96% आ गए। तो NISM फालतू है, 2,000 रुपये, मतलब फालतू नहीं है। अगर कोई ऐसे ही बीकॉम बीकॉम कर रहा है तो NISM उसके काम का है, पर तुम CFA कर लोगे तो समझो CFA इज लाइक ओशन। समुद्र तुम्हारे पास है और तुम बोल दो 2 बाल्टी भर के रखने, क्या कभी जरूरत पड़ेगी? ये ऐसा है NISM इसके आगे। तो NISM किसी काम का ही नहीं। अभी मेरा एक स्टूडेंट एक जगह जॉब लगी है उसकी, लेवल 2 कैंडिडेट है, लेवल 2 की एग्जाम देगा अभी वो, और अभी लेवल 1 ही पास आउट है। तो उसका जॉब लगा, उसको NISM की एग्जाम देनी है, उसको NISM की एग्जाम इसलिए देनी है क्योंकि वो जिस रोल में है, जॉब रोल में, सेबी की रिक्वायरमेंट है कि जो भी कैंडिडेट इस रोल में रहेगा उसको NISM की एग्जाम देनी है। तो इट इज रिक्वायर्ड बाय सेबी, तो इसलिए उसको देना है। बट वो खुद ही पढ़ के दे देगा उसके लिए, तो लाइक वो लेवल 2 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेवल 1 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेवल 2 दो एग्जाम देनी है, तो एक एक महीने पढ़ के खुद ही दे देगा एग्जाम। राइट, तो वो NISM कोई काम का नहीं है इफ यू आर डूइंग दिस। ठीक है, कोई पूछेगा भी नहीं बाद में NISM का अगर तुमने ये किया। ठीक। राइट। चलो, हेलो आदि, हेलो वेदिका। May 25 अटेम्प्ट के लिए अर्ली बर्ड की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है, 8 या 9 अक्टूबर। May 25 के लिए। तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? मानो, कोई बात नहीं। तो फिर वो मई, सॉरी मई कह रहा हूँ, हाँ मई के लिए, अगस्त, अगस्त कह रहा हूँ सॉरी, अक्टूबर, अक्टूबर 9, अक्टूबर 8 ही मान लो तुम, तो 8 अक्टूबर को ही कर देना, उससे पहले ही कर देना। ठीक है, अगर 8 और उसमें एक और काम कर सकते हो, पे बाय इनवॉइस करना, तो पे बाय इनवॉइस करोगे तो 1 महीना और मिल जाएगा, 5 अक्टूबर को ही पे बाय इनवॉइस कर देना, तो जो इनवॉइस जनरेट होता है वो इनवॉइस 1 महीने तक वैलिड होता है, तो 5 नवंबर तक फिर तुम पे कर सकते हो, काउंट वो 5 अक्टूबर ही होगा। ठीक है। चलो, तो वी पुट एन एंड ओवर हियर। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स हैं, 109 पेज की बुकलेट है। यशिका तुम, सिद्धार्थ तुम बुकलेट ले लो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, बाहर मैम से। बस तुम दोनों अपनी एंट्री करवा लो। हाँ, हाँ तुम भी ले सकते। चलो, तो इसको, इस को एंड करते हैं और नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।